हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन 11th क्लास मैथ्स का। ये सेकंड चैप्टर होगा। हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यूटी में हम लोग वहाँ पे वो वीडियोस वहाँ पे अपलोड होती रहेंगी। अब हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसमें सेट का कुछ यूज़ होगा, जो फर्स्ट वाला चैप्टर है उसका ही यूज़ इसमें होगा। और ये चैप्टर ऐसा है, ये पूरे कैलकुलस में भी यूज़ होने वाला है, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, वो किसका करेंगे, किसी भी ना किसी फंक्शन का करेंगे। तो यहाँ पे हमें फंक्शन के बारे में पढ़ना है और फंक्शन के ग्राफ के बारे में भी यहीं पे पढ़ना है। उस ग्राफ का हेल्प लेकर के हम लोग आगे बहुत सारे क्वेश्चन को ईजी वे में ग्राफ के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। तो उस चीज़ को हम लोग वहाँ पे देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग को रिलेशन देखना है, तब फंक्शन देखना है। तो पहले रिलेशन स्टार्ट करते हैं। तो रिलेशन का क्या मतलब होता है, जैसे हमने एक सेट ए की बात करता हूँ मैं, इसके 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट्स है। और एक सेट सेकंड की बात करता हूँ, सेकंड सेट जो है हमारा वो सेट बी है, और उसमें हो सकता है ए बी सी और डी। अब इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन जितने फंक्शन होते हैं वो जरूर रिलेशन होते हैं। तो इस तरह से रिलेशन का मतलब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हमने रिलेट कर दिया, 1 को सी से रिलेट कर दिया, 3 को ए से कर दिया, 2 को डी से कर दिया, 4 को बी से कर दिया। इस तरीके से हमने ए और बी में कोई रिलेशन दिखाया। तो वो उस रिलेशन को हम लोग यहाँ पे आर नेम देंगे, और यहाँ पे आर उस रिलेशन को लिखा जाएगा किस तरीके से, कर्ली ब्रैकेट के साथ साथ 1 का रिलेशन सी के साथ है, तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है 1 का रिलेशन सी के साथ। फिर दूसरा 2 का रिलेशन डी के साथ है, 2 का रिलेशन डी के साथ कर दिया हमने। फिर 3 का रिलेशन ए के साथ है, तो यहाँ पे 3 का रिलेशन ए के साथ कर दिया। और यहाँ पे 4 का रिलेशन बी के साथ कर दिया, 4 का रिलेशन बी के साथ कर दिया। अब यहाँ पे हमने इस रिलेशन को लिख दिया। तो इस जैसे ये ऑर्डर पेयर हो गए, ऑर्डर पेयर में ऑर्डर मैटर करता है, बट सेट में हम लोगों ने देखा था कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अब ये रिलेशन हमने लिख दिया, ये हमें गिवन होगा विजुअल रिप्रेजेंटेशन, तो उसको हम लोग देख के ये चीज़ें लिख सकते हैं, या ये देख करके हम लोग ये मैपिंग बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे सेट ए हमें गिवन है 1 2 3 और 4, एक सेट बी गिवन है हमें ए बी और सी। हमें इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है ए क्रॉस बी। मतलब सेट ए के जितने एलिमेंट है उन सब का कोई ना कोई रिलेशन एस्टेब्लिश करना सेट बी के साथ, उसकी को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे। किस तरीके से निकाला जाता है, तो उस चीज़ को पहले देखते हैं। जैसे 1 का रिलेशन ए के साथ दिखा दिया, कर्ली ब्रैकेट्स में 1 का रिलेशन ए के साथ दिखा दिया, एक ऑर्डर पेयर हो गया। फिर 1 का रिलेशन बी के साथ दिखाएंगे, फिर 1 का रिलेशन बी के साथ, फिर 1 का रिलेशन सी के साथ, 1 का रिलेशन सी के साथ। अब इसी तरह से इसका सेकेंड एलिमेंट लेंगे और इसके तीनों के साथ रिलेशन दिखाएंगे। सेकेंड एलिमेंट 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 2 का सी के साथ, ये सभी के सभी ऑर्डर पेयर लिखे जाएंगे। अब इस तरीके से 3 का जो थर्ड वाला एलिमेंट है उसका इस तीनों के साथ रिलेशन दिखाएंगे। 3 का ए के साथ, फिर इसको नीचे लिख देता हूँ 3 का बी के साथ, 3 का सी के साथ। अब इस तरीके से 4 है, अब 4 का रिलेशन दिखाएंगे, 4 का ए के साथ रिलेशन, 4 का बी के साथ रिलेशन और 4 का सी के साथ रिलेशन। यहाँ पे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमने डिफाइन कर दिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट में
जितने रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं वो पूरे रिलेशन को लिखा जाता है। और यहाँ पे जैसे ये वाला मैपिंग हमें गिवन था, तो इसके एलिमेंट कितने हैं, 4 है, इसके एलिमेंट भी 4 है, तो 4 × 4 ये 16 हो जाते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करते हैं हम लोग कि टोटल रिलेशन कितने हो जाते, तो 4 × 4 हो जाता, यहाँ पे 16 हो जाता। 16 में से सिर्फ हमें कितने रिलेशन, यहाँ पे 4 रिलेशन यहाँ पे आया था इस मैपिंग के थ्रू हमने, क्योंकि जो रिलेशन यहाँ दिखाया गया था उसी को हमने यहाँ लिखा था। बट यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 16 हो सकता है। यहाँ पे कितना होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने रिलेशन ये बने होंगे, इसका नंबर फाइंड आउट करने के लिए इसके नंबर और इसके नंबर से, ऐसे कार्डिनल नंबर भी बोला जाता है उसको, ऑर्डर ऑफ सेट बोला जाता है जिसे। तो हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइन करते थे, ये 4 है और इसके 3 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे 12, तो यहाँ पे 12 रिलेशन होगा। तो इसको काउंट करके देखेंगे तो ये 12 ही आया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 12 आ गया है। इसका मतलब कि हम लोग नंबर डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने रिलेशन हो सकते हैं। अब उसमें से कुछ स्पेशल रिलेशन ही गिवन होगा, हमें किसी कंडीशन में गिवन होगा, तो वहाँ पे हम लोग उसी ऑर्डर पेयर को लिखेंगे। जैसे हमें यहाँ पे जो रिलेशन गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमने सिर्फ 4 ही ऑर्डर पेयर को लिखा, लेकिन टोटल ऑर्डर पेयर कितना, 16 बन रहा था। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे हमें सपोज करते हैं एक और मैपिंग की बात करते हैं, 1 2 और 3, और इधर की तरफ हो गया 1 4 और 9, या 1 और 4, 9 भी कर ही देते हैं, एक और इसमें एलिमेंट ले लेंगे या रहने देते हैं। अब इसमें जो रिलेशन दिखाया गया है, जैसे इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें एक रिलेशन दिखाया गया है, सेट ए है ये और सेट बी है। तो इसमें 1 का रिलेशन 1 के साथ होगा और 2 का रिलेशन 4 के साथ, 3 का रिलेशन 9 के साथ। ये किस तरीके से दिखाया मैंने, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे इस रिलेशन को दिखा रहा है। बट हम लोग यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे टोटल कितने रिलेशन हो सकते हैं, इसमें 3 है और इसमें 3 है, टोटल 9 हो सकते हैं। अब 9 में से सिर्फ इसमें ऑर्डर पेयर कितने बने, इस रिलेशन को दिखाएंगे हम लोग, तो 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 4 के साथ है और यहाँ पे 3 का रिलेशन 9 के साथ है। तो इसमें सिर्फ 3 ऑर्डर पेयर बने। बट यहाँ पे टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते तो उसमें A क्रॉस B के टोटल 9 एलिमेंट्स बनते। वो चीज़ क्लियर हो गई होगी अब तक। इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे अच्छे से, इसमें ये क्वेश्चन, इसमें सेट ए हमें गिवन है, सेट बी गिवन है और कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने डिफाइन कर लिया। तो रिलेशन जो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। सबसेट का मतलब उसी का पार्ट होता है। जैसे ये रिलेशन हुआ तो ये रिलेशन इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का ये पार्ट है, सबसेट है। तो इस चीज़ को अब हम लोग आगे देखते हैं कि किस तरीके से। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लिया, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट पे क्वेश्चंस आएगा। क्वेश्चन किस तरीके से होगा, जैसे हमें इसमें एक सेट गिवन है A 1 2 3 और एक सेट गिवन है B, इसमें 2 3 और 4। अब यहां पे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है हमारा कि A क्रॉस B इज A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A।
इसमें हमें पता करके बताना है कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल है या नहीं है। तो हम लोग पहले तो ए क्रॉस बी निकालेंगे और बी क्रॉस ए निकालेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर पेयर कैसे है। यदि इक्वल होंगे, इक्वल तो ऐसे नहीं होंगे क्योंकि इसमें डिफरेंट एलिमेंट है, चेक करते हैं। तो ए क्रॉस बी पहले निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए इसका 1 के साथ रिलेशन, 2 का 1 का 2 के साथ, फिर इस 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, फिर इसमें हो जाएगा सेकंड वाला एलिमेंट लेंगे और इसके सभी एलिमेंट के साथ रिलेशन दिखाएंगे। 2 का रिलेशन 2 के साथ, फिर 2 का रिलेशन इसमें 3 के साथ, फिर 2 का रिलेशन 4 के साथ, फिर इसमें और दिखाना होगा हमें 3 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का रिलेशन 2 के साथ, फिर इसमें 3 का रिलेशन 3 के साथ और 3 का रिलेशन 4 के साथ। तो इस तरीके से हमने देखा, टोटल हमने ए क्रॉस बी को अच्छे से यहाँ पे लिख लिया। टोटल इसमें कितने एलिमेंट थे? 3 और इसमें भी 3। तो टोटल यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना होता? 9, क्योंकि 3:3 9 हो जाता। अब इसमें से कुछ रिलेशन की बात होती तो अब यहाँ पे तो हमें सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट को दिखाना है। अब बी क्रॉस ए को दिखाना है, मतलब बी वाले सेट को पहले लेना है और ए वाले सेट को बाद में लेना है। तो यहाँ पे बी क्रॉस ए की बात करेंगे तो इसका फर्स्ट एलिमेंट हमने 2 ले लिया, 2 के साथ 1 का रिलेशन 2 1 2, अब 2 के साथ रिलेशन, फिर 2 का 3 के साथ रिलेशन, 2 का 3 के साथ रिलेशन, फिर इसमें 3 का 1 के साथ रिलेशन, 3 का 1 के साथ रिलेशन, फिर 3 का 2 के साथ रिलेशन, फिर 3 का 3 के साथ रिलेशन, फिर इसके बाद ये 3 वाला फिनिश हो गया। अब हम लोग 4 वाले की बात करेंगे। 4 का 1 के साथ रिलेशन, फिर इसमें 4 का 2 के साथ रिलेशन और 4 का 3 के साथ रिलेशन। तो इस तरीके से हमने, अब इसमें हमें चेक करना है कि ऑर्डर पेयर जैसे 1 2 है तो इसमें ऐसा 1 2 कहीं है, नहीं है। इसका मतलब ऑर्डर भी मैटर करता है। 2 1 और 1 2 ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। जब हम लोग सेट की बात कर रहे थे तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर पेयर ही हम लोग लिख रहे हैं तो ऑर्डर पेयर में तो ऑर्डर मैटर करेगा ही। जैसे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते थे कोऑर्डिनेट एक्सिस में, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जैसे सपोज करते हैं ये x में 1 और y में 3 है, और जब 3 1 लिखेंगे तो 3 1 तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है, इसमें 3 1 होगा। तो इसमें ऑर्डर मैटर करता है। इसमें ऑर्डर चेंज करने से पॉइंट चेंज हो जा रहा है, मतलब पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेंज कर दे रहे हैं। अब x के जगह पे 1 है, इसमें y के जगह पे 3 है, अब इसमें x के जगह पे 3 आ गया और y की जगह पे, मतलब ये इसमें ये चीज़ फिक्स है ना कि x को पहले लिखते हैं y को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी ऑर्डर पेयर हो गया है। तो ऑर्डर पेयर में ये चीज़ क्लियर हो गई, ये दोनों इक्वल नहीं है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख लिए कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है एक सेट ए गिवन है हमें 1 2 और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फाइंड ए क्रॉस ए। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले नंबर में ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर ए के साथ क्रॉस करेंगे। तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा? पहले तो इसमें 1 के साथ 1 का रिलेशन, 1 के साथ 2 का रिलेशन और फिर 2 के साथ 1 का रिलेशन और फिर 2 का 2 के साथ रिलेशन। तो ये हो गया टोटल। हमें इसमें 4 ही होंगे ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसमें ए को ही ए से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ए के कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स, और फिर दूसरे वाले ए का 2 एलिमेंट्स, तो 2 × 2 वो 4 हो जाएगा।
अब इसके बाद हम लोग फिर से इसको ए के साथ क्रॉस कर देते हैं। तो अब इसको ए के साथ क्रॉस करेंगे तो ए क्रॉस ए हो जाएगा। अब इसके एक एक एलिमेंट, जैसे जब ये चीज़ लिखना होगा हमें तो 1 और ये 1,1 इस तरीके से लेंगे। लेकिन हमें क्या करना होगा, फिर इसको तीनों को एक साथ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बना। फिर इसके बाद वाले में अब इसके कितने टोटल 4 हो गए, इसके 4 ये और इसके 2, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग 1 के साथ 1 2 का रिलेशन, फिर इसमें 1 का 2 1 के साथ रिलेशन, फिर 1 का 2 2 के साथ रिलेशन, तो ये टोटल अभी तो यहाँ पे 4 हुए और 4 बनेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये 1 के साथ हो गया, अब 2 के साथ करना होगा। तो इसके बाद ये 2 का 1 1 के साथ रिलेशन, फिर 2 का 1 2 के साथ रिलेशन, फिर इसमें 2 का 2 1 के साथ रिलेशन, फिर उसके बाद 2 का 2 2 के साथ रिलेशन। इस चीज़ को हम लोग एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, जैसे इस ब्रैकेट को हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो ये ऐसा आ जाएगा 1 1 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 2, इसमें आ जाएगा 1 2 1, फिर आ जाएगा यहाँ पे 1 2 2। बस कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया गया है, तब जा करके ये चीज़ आ गया यहाँ पे। जब यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 1, इसमें क्या हो जाएगा 2 1 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2 2 और 2। तो इसमें हमने A क्रॉस A ये हमने निकाला, तो ये आ गया टोटल 8। और टोटल 8 ऐसे भी आता क्योंकि हमें ये चीज़ दिख रहा है कि A के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 2 है, फिर दूसरे वाले A के अंदर 2 है, दूसरे वाले तीसरे वाले अंदर में भी 2 है, तो यहाँ पे 8 हो जाता। तो टोटल आउटकम यहाँ पे 8 बन गया, तो इसलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो वो डिफरेंट हमने देख लिया कि कौन कौन सा यहाँ पे होगा। अब ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन था, और भी एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चंस हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें ऑर्डर पेयर, अभी हम लोगों ने बात किया था ऑर्डर पेयर की, तो इसमें ये जो फर्स्ट वाला ऑर्डर है ये इसके फर्स्ट वाले के इक्वल हो जाएगा, यानी x/3 + 1 इक्वल टू ये 5/3 हो जाएगा। यहाँ से x/3 निकालेंगे तो ये 5/3 - 1, यहाँ से हो जाएगा ये 5 - 3/3। तो x/3 इक्वल टू 2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, x = 2 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व कर लिया। जब y वाले टर्म को हम लोग y वाले टर्म के इक्वल कर देंगे, इसमें ऑर्डर पेयर मैटर करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा y - 2/3 इक्वल टू 1/3। फिर यहाँ से y इक्वल टू हो जाता 1/3 + 2/3। तो फिर इसको ऐड करेंगे तो ये 3/3 हो जाएगा, यानी y इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1। तो y इक्वल टू 1 हो गया। ये यहाँ पे ऑर्डर, हमें ये चीज़ इस क्वेश्चन को करके हमें ये पता चल रहा है कि ऑर्डर मैटर करता है। इसमें x वाला x के इक्वल हुआ, y वाले y के इक्वल हुआ, लेकिन सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता था, उसमें रिपीटिशन नहीं होता था। यहाँ पे रिपीटिशन भी हो सकता है, लेकिन इसमें भी रिपीटिशन होगा तो ऑर्डर पेयर डिफरेंट होगा। रिपीटिशन इस वे में नहीं होगा कि एग्जैक्टली सेम कोई 2 एलिमेंट हो जाए।
जैसे ऑर्डर पेयर जैसे 2 1 है तो दूसरा वाला ऑर्डर पेयर 2 1 नहीं होगा इसमें, मतलब ये दोनों तो नहीं होंगे ना, तो ये तो इस तरीके से बात करें तो सेट में ये तो इक्वल हो जाएगा, तो ये चीज़ नहीं होगा। 2 1 है तो 1 2 हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है A क्रॉस B का, और कह रहा है कि जो फर्स्ट सेट A है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, और B सेट हमें गिवन है, B सेट गिवन है 3 4 5। तो इसमें A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि A क्रॉस B इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ सेट A के अंदर जो भी एलिमेंट है इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B, यहाँ पे हो जाएगा 3 × 3, ये 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें गिवन है हमें G एक सेट गिवन है, एक H सेट गिवन है, और कह रहा है कि इसमें फाइंड आउट करना है G क्रॉस H और H क्रॉस G। तो ये तो बिल्कुल इजी है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो G क्रॉस H हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से 7 और यहाँ से 5 ले लिया, एक ऑर्डर पेयर बन गया। इसका 7 इसका 4 ले लिया, 7 और 4 ले लिया, फिर इसका 7 और इसका 2 ले लिया, फिर इसके बाद इसका 8 लेंगे, इसका 5, इसका 8 इसका 5, फिर इसका 8 इसका 4, फिर इसका 8 इसका 2। तो यहाँ पे हमने G क्रॉस H निकाल दिया। तो G क्रॉस H निकालने के लिए एक इसका एलिमेंट लिया, एक इसका लिया, एक अब अलग अलग एलिमेंट के साथ साथ हमने करके यहाँ पे दिखा दिया। अब H क्रॉस G करना हो तो उसमें पहले हम लोग इस H को लेंगे, यानी इसका एलिमेंट जो बनेगा वो 5 7 का बनेगा, और फिर 5 8 का बनेगा, फिर यहाँ पे 4 7 का बनेगा, फिर 4 8 का बनेगा, फिर 2 7 का बनेगा, और 2 8 का बनेगा। ये दोनों इक्वल तो नहीं है, यहाँ पे इक्वल नहीं पूछ रहा था हमसे, ये पूछा गया था कि आप G क्रॉस H बताएं और H क्रॉस G बताएं, तो हमने इसको कर लिया। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, जस्ट इसमें रिवर्स दिया हुआ है, इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करके दे दिया है, और हमसे पूछ रहा है कि आप सेट बताएं, सेट A और सेट B बताना है हमें। तो ये चीज़ हमें दिख रहा है, A का X के साथ रिलेशन, A का Y के साथ रिलेशन, B का X के साथ रिलेशन, B का Y के साथ रिलेशन। मतलब इसमें हमें ये चीज़ डायरेक्टली दिख रहा है कि A की वैल्यू क्या हो सकती है, A है नहीं तो B है, दो चीज़ें हैं, इसके अलावा तो कोई और सेट A का नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वही ऑर्डर इसका भी होगा। तो यानी एक का 2 एलिमेंट हो गए A और B, और यहाँ से B का एलिमेंट कौन कौन से हो जाएंगे, X और Y। ये हमने कैसे पता किया, हमने देखा कि ऑर्डर क्या है इसका, A क्रॉस B है। तो A क्रॉस B मतलब कि इसमें फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो A से सेट A से आया होगा, सेकंड वाला एलिमेंट B से आया होगा, तो हमने उसको यहाँ पे A लिख दिया। फिर देखा कि इसमें भी A है, यानी ये A का 2 के साथ रिलेशन हो गया, फिर इसमें B है और यहाँ पर भी B है, तो इस B का रिलेशन यहाँ पे, अब इसमें B आ जाएगा और ये इसमें Y आ जाएगा। तो इस तरीके से जब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट गिवन था, तो हमें सेट निकालने के लिए बोला गया। अब हमें यहाँ पे समझना है कि हमें सेट A गिवन है, इसमें डिफाइन करना है रिलेशन फ्रॉम A टू A। यहाँ पे बोला है फ्रॉम A टू A, और रिलेशन हमें गिवन है ये। तो A टू A का मतलब हो गया, इसमें ऑर्डर पेयर लिखते जाएंगे और इसमें X की वैल्यू पुट करते जाएंगे जो भी हमारे डोमेन में है। तो यहाँ पे डोमेन में होने वाले कौन से हैं, ये 1 2 3 4 से लेकर के 6 तक है, 1 से लेकर 6 तक। तो इसमें हम लोग पुट करते जाते हैं और हम लोग रिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट करते जाएंगे। तो R इक्वल टू डायरेक्टली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हमने X की वैल्यू 1 रखा, तो X की वैल्यू 1 रखा तो Y की वैल्यू 2 आ गई, और ये 2 भी किससे बिलोंग करता है, सेट A से ही बिलोंग करता है। यहाँ पे फिर 2 रखा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 रखा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब ये 4 भी, ये भी हमें देखना है कि A और B दोनों के दोनों इस सेट A से बिलोंग करने चाहिए।
इसमें 4 होगा तो ये 5 आ जाएगा। अब इसमें 5 लेंगे तो इसमें 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग 6 नहीं ले सकते क्योंकि x की वैल्यू हम लोग 6 लेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू 7 आ जाएगा, जो कि हमारे डोमेन में है ही नहीं। डोमेन का मतलब कि x जो भी हमें सेट गिवन है उस सेट के अंदर नहीं है, इसलिए हम लोग इस रिलेशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। इसका मैपिंग भी दिखा सकते हैं हम लोग। इसका मैपिंग कैसे दिखाएंगे? इसके अंदर एलिमेंट है, सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 6, और दूसरा भी सेट ए ही है हमारा 1 2 3 4 5 6। 1 रखा था तो 2 आ गया था, 2 रखा था 3 आ गया था, 3 रखा था 4 आया था, 4 रखा था 5 आया था, 5 रखा था 6 आया था। यानी इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं। और इन दोनों के बीच एक F यहाँ पे रिलेशन R है। इस R रिलेशन को ये दिखा रहा है यहाँ पे। तो इस चीज़ को हम लोग मैपिंग के थ्रू ऐसे अब हमें समझ लेना है कि डोमेन और कोडोमेन और रेंज क्या होता है। तो सबसे पहले नंबर पर डोमेन का मतलब, जैसे यही रिलेशन की बात करते हैं तो जितने भी x वाले फर्स्ट वाले, जैसे ऐसा लिखा हुआ था कि ये रिलेशन हमें डिफाइन करना है और इसमें रिलेशन फ्रॉम ए टू ए लिखा हुआ था, A to A। तो ये वाला जो A हुआ, यही इसके जितने एलिमेंट होंगे वो हमारे डोमेन हो जाएंगे। और इस वाले A, अब यहाँ पे A to A लिखा हुआ था, A to B भी हो सकता है, A to R भी हो सकता है। तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो हो जाएंगे कोडोमेन। और इसके जो एलिमेंट हैं, जैसे इसमें बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन ये पूरा एलिमेंट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि x के जगह पे हम लोग 1 से लेकर के 6 तक सभी उसमें पुट कर सकते थे। इसमें 6 नहीं पुट करेंगे, लेकिन है ये डोमेन में। लेकिन अब रिलेशन की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे कोडोमेन लिखेंगे। तो इसमें कौन कौन से सेट जो एलिमेंट यूज़ हुआ है, तो इसमें पहले तो जितने एलिमेंट्स हैं उन सबको लिखेंगे, वो हमारा कोडोमेन हो जाएगा। और जिस एलिमेंट का रिलेशन है वो हमारा रेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कोडोमेन की बात करेंगे तो कोडोमेन में तो पूरा हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन रेंज की बात करेंगे तो रेंज में 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 का कोई रिलेशन नहीं है इधर से। तो यहाँ पे 2 3 4 5 और 6, तो इसका रेंज हो गया। ये डोमेन, कोडोमेन और रेंज। अब डोमेन, कोडोमेन, रेंज को समझने के लिए हम लोग एक फिगर से समझ सकते हैं कि जैसे डोमेन और कोडोमेन यहाँ पे होगा, जो सेट बी होता है कोडोमेन, और इसका रेंज अंदर वाला जो होता है वो रेंज होता है, और ये कोडोमेन हो गया। तो कोडोमेन और डोमेन के जितने एलिमेंट होते हैं वो कोडोमेन के जिस एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं वो हमारा रेंज कहलाता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पे, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। अब हम लोगों को समझना है कि किस तरीके से जो भी फंक्शन होते हैं, अब फंक्शन को समझने के लिए यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। इसके लिए हम लोग मैपिंग का एग्जांपल लेंगे, उसी मैपिंग के थ्रू समझेंगे पहले। तो एक मैपिंग ऐसे ले लिया 1 2 3 4, और दूसरा मैपिंग हमने ले लिया A B C। अब A का रिलेशन B के साथ कर दिया, इसका A के साथ कर दिया, इसका C के साथ कर दिया, और यहाँ पे दिखा दिया कि ये एक रिलेशन है, सेट A है, ये सेट B ये है। एक सिचुएशन ये हो गई। दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं हम लोग। सेट A है, इसमें 1 2 3 4 5, और इसमें हमने दे दिया इधर 1 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
16, 25। इसका 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का 4 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का 16 के साथ। अब इसमें तो ये तो एग्जैक्टली अब ये सेट बी हो गया। तो इसमें हमें ये चीज़ दिख रहा है कि रिलेशन हमने दिखाया है पहले। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो इसमें देखते हैं, फंक्शन होने के लिए डोमेन के अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी सेट ए के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका रिलेशन ना गिवन हो सेट बी में। तो इसमें देखते हैं, तो इसमें 1 का रिलेशन है, 2 का है, 3 का है, 4 का रिलेशन नहीं है। इसका मतलब कि ये फंक्शन हमारा नहीं होगा। फंक्शन होने के लिए जितने भी डोमेन के अंदर एलिमेंट्स हैं उसका कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए दूसरे के साथ। तो इसमें नहीं है तो ये नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन। और इसकी बात करें तो इसमें तो है, इसमें तो इसके सभी एलिमेंट का कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो ये तो फंक्शन हो जाएगा। इसके बाद समझते हैं कि और कौन सी सिचुएशन है जिसमें फंक्शन नहीं हो सकता है। तो सेट ए लिया हमने 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे ले लिया हमने ए, बी, सी और डी। एक 1 का रिलेशन ए के साथ है, 2 का रिलेशन भी ए के साथ है और इस 2 का रिलेशन सी के साथ भी हो गया और इसका रिलेशन डी के साथ और इसका रिलेशन बी के साथ। इसमें एक चीज़ हमें दिख रहा है, ये सेट बी है, तो ये रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं होगा हमें ये देखना है। 1 का रिलेशन ए के साथ है, 2 का रिलेशन ए के साथ भी है और 2 का रिलेशन सी के साथ भी है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज करते हैं कि इधर वाला जो हमारा है ये स्विच को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे स्विच 2 को ऑन करने का मतलब है कि 2 चीज़ों को ये मतलब 2 डिवाइसेस को ऑन कर रहा है। तो ऐसा कोई स्विच तो रखना हम चाहेंगे नहीं जिसमें एक स्विच ऑन करने से 2 चीज़ें, जैसे सपोज करते हैं फैन और लाइट, इस दोनों को एक ही स्विच से हमने कनेक्शन कर दिया। तो एक स्विच जैसे हम लोग लाइट जलाएंगे तो फैन चल जाएगा, फैन चलाएंगे तो लाइट जल जाएगी। इसके बाद हम लोग इसको बता सकते हैं कि ये फंक्शन नॉट ए फंक्शन। तो फंक्शन होने के लिए हम लोगों ने देखा कि एक भी एलिमेंट सेट ए के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका कोई कनेक्शन नहीं हो। जैसे स्विच से हम लोग बात करें तो ऐसा कोई स्विच हम रखना नहीं चाहेंगे जिसका कोई ऑन करने से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता हो, क्योंकि उसका कोई रिलेशन नहीं है किसी दूसरे के साथ, तो इसलिए वो फंक्शन नहीं होगा, यानी वो फंक्शनेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे ये रिलेशन और फंक्शन का ये पार्ट भी फिनिश होता है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं, उनका डोमेन क्या होता है, उनका रेंज क्या होता है और उनका ग्राफ क्या होता है, क्योंकि ग्राफ से समझना हमें ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी फंक्शन का ग्राफ हमें पता हो तो हम लोग बहुत कुछ उसमें कर सकते हैं। अब आगे ऑपरेशन होते जाएगा और हम लोग देखते जाएंगे। कैलकुलस में भी उस फंक्शन के ग्राफ का यूज़ होगा, इस ग्राफ का यूज़ हर जगह पे होगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। आइडेंटिटी फंक्शन में हमें पता है कि जो भी हम लोग x की वैल्यू डालेंगे वही के वही मिल जाए हमें y की वैल्यू, तो उसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। आइडेंटिटी का यही मतलब होता है, इसमें y इक्वल टू हो जाएगा x, तो इसमें x की वैल्यू हम लोग जो भी रखेंगे y की वैल्यू हमें वही मिलती जाएगी। जैसे एक टेबल फॉर्म कर सकते हैं इसमें, तो जो भी x की वैल्यू हम लोग रखेंगे x और ये y, 1 रखेंगे 1 मिलेगा, 2 रखेंगे 2 मिलेगा, -1 रखेंगे -1 मिलेगा, 0 रखेंगे 0 मिलेगा। यानी हम लोग अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, तो ग्राफ यही पॉइंट हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ऐसा ग्राफ। तो ये y इक्वल टू x का ग्राफ होता है। इसमें हम लोगों को क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है कि इसमें x की वैल्यू क्या क्या हम लोग रख सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं x की वैल्यू, और हमें y की भी वैल्यू कुछ भी आएगी, यानी ऑल रियल नंबर। तो यहाँ पे इसका डोमेन और रेंज भी हम लोग पता कर सकते हैं। इस तरीके से कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन में कांस्टेंट फंक्शन जैसे y इक्वल टू
कोई सा भी कांस्टेंट हो, वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन के ले लिया हमने, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के वो पैरेलल हो जाता है, जैसे y इक्वल टू ये k हो गया। अब ये y इक्वल टू 0 होता है, y इक्वल टू 0 को ही हम लोग x एक्सिस बोलते हैं। तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। कांस्टेंट फंक्शन का कोई पूछे कि डोमेन क्या होगा, तो डोमेन में ये पूरा ऑल रियल वैल्यू आ रहा है, लेकिन उसका रेंज क्या है, तो रेंज सिर्फ वही वाला पॉइंट होगा, क्योंकि इसमें y को एक ही जगह पे ये कट कर रहा है और y का मतलब एक ही वैल्यू, इससे कुछ भी हम लोग इसमें x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो वो हमें y की वैल्यू k ही मिलेगा। इसलिए इसका डोमेन और रेंज, तो यहाँ पे डोमेन लिख देता हूँ मैं। डोमेन तो ऑल रियल वैल्यू है, ऑल रियल वैल्यू, बट रेंज की बात करें तो रेंज तो सिर्फ वही के वही पॉइंट है, k वाला जो भी पॉइंट होगा। यहाँ पे डोमेन की बात करेंगे तो ऑल रियल वैल्यू हो जाएगा। रेंज की भी बात करेंगे तो ऑल रियल वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि इसमें x की वैल्यू जो भी डालते जाएंगे वही y की वैल्यू मिलेगी। का ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होता है, तो इसको हम लोग इस टेबल के थ्रू भी पहले तो टेबल बना लेते हैं इसका, x की वैल्यू रखते जाएंगे और y की वैल्यू हमें मिलती जाएगी, x और y। तो यहाँ पे हमने जब 0 रखा तो 0 मिल गया, 1 रखा तो 1 मिला, -1 रखा तो भी यहाँ पे 1 मिला, ये समझना ज़रूरी है। फिर यहाँ पे 2 रखा तो यहाँ पे 4 मिल गया, यहाँ पे -2 रखा तो भी हमें 4 मिल गया। यानी ऐसी बात है, इसमें हम लोग जब पॉइंट को दिखाएंगे तो पॉइंट को इंडिकेट करने के बाद भी एक ग्राफ हमारा ऐसा ही बन जाएगा। ये पहले पॉइंट को दिखा ही लेते हैं। इसमें 0 है, फिर 1 पे 1 हो जा रहा है, इसमें 1 पे 1 हो जा रहा है, फिर इसमें -1 पे भी 1 हो जा रहा है y की वैल्यू, फिर इसमें 2 पे 4 हो जा रहा है, इसके x की वैल्यू 2 कर रहे हैं तो ये 4 हो जा रहा है, फिर -4 जब हम लोग -2 रख रहे हैं तो भी ये 4 के इक्वल हो जा रहा है। इसका मतलब कि ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे ग्राफ बन गया। तो ये हो गया y इक्वल टू x² का ग्राफ। इस ग्राफ का यूज़ करके हम लोग और भी कंक्लूज़न निकालेंगे, वो जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा वैसे वैसे कंक्लूज़न निकलेगा। तो ये y इक्वल टू x² हो गया। अब y इक्वल टू x³ हो जाए, उसका ग्राफ कैसे होगा, तो उसका भी ग्राफ ऐसा ही कुछ होगा, बट जो लेफ्ट वाला है वो नीचे आ जाएगा। क्यों नीचे आ जाएगा, क्योंकि x² में क्या हो रहा था, कोई भी नेगेटिव नंबर भी हो रहा था तो उसका हम लोग स्क्वायर कर रहे थे तो पॉजिटिव हो जा रहा था। तो ये वाला सेम होगा बट नीचे वाला डिफरेंट हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो ये y इक्वल टू x³ का ग्राफ हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग y इक्वल टू 1/x का भी ग्राफ देख लेते हैं। y इक्वल टू 1/x का ग्राफ देखेंगे तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, इसमें x की वैल्यू पुट करते जाएंगे वही आते जाएगा। ये ग्राफ ऐसे बन जाता है और ये ऐसे इधर बन जाता है। तो इसका ग्राफ, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। इसको हम लोग कोनिक सेक्शन में लास्ट में पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे y इक्वल टू mod x का ग्राफ। इसमें x की वैल्यू हम लोग रखते जाएंगे, y की वैल्यू हमें मिलती जाएगी, लेकिन इसमें कंडीशन ये होगा कि पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव मिलेगा यानी हम लोगों को ग्राफ याद रखना है, इसका ग्राफ ऐसे और इधर से ऐसे। तो इसका ग्राफ हो गया y इक्वल टू mod x का ग्राफ हो गया। इसके बाद हम लोग समझते हैं एक स्पेशल टाइप का ग्राफ सब समझेंगे। एक्चुअल में उसको सिग्नम फंक्शन बोला जाता है। उसको सिग्नम फंक्शन होता क्या है, जैसे फंक्शन f ऑफ x की बात करेंगे तो ये फंक्शन, इसकी 3 वैल्यू होती है। एक इसकी वैल्यू हो जाती है 0, पहले तो इसकी वैल्यू 1 होगी जब x ग्रेटर देन 0 की बात करेंगे हम लोग। जब x इक्वल टू 0 की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब x लेस देन 0 की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। तो इस ग्राफ को किस तरीके से ड्रॉ किया जाए,
तो इसको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्स पॉजिटिव की बात करेंगे। तो एक्स पॉजिटिव में क्या है, 1 है, 1 पे ऐसा करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ये हमारा y = 1 का ग्राफ हो गया। फिर 0 पे उसकी वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 दिखा दिया हमने। फिर निगेटिव नंबर के लिए, यहाँ पे निगेटिव नंबर के लिए वो -1 के इक्वल है, तो ये हमने ग्राफ दिखा दिया। ये y = 1 का ग्राफ होगा, ये y = -1 का ग्राफ होगा। तो ये इस तरीके से हमने दिखा दिया। और इसके बाद कौन सा ग्राफ हो सकता है, इसके बाद इंटीजर वाला ग्राफ हो सकता है, y = इंटीग्रल पार्ट ऑफ x वाला ग्राफ हो सकता है। इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, अब इसको पहले समझना पड़ेगा ना, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को पहले समझना होगा। जैसे हमारे को एक नंबर गिवन है 5.6, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 + 0.6 लिख सकते हैं। ये इसका इंटीग्रल पार्ट हो गया, इस नंबर का ये इंटीग्रल पार्ट हो गया, ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो किसी भी नंबर को हम लोग उसके इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट में लिख सकते हैं, वो चाहे इंटीजर हो या डेसिमल नंबर हो। तो x = इंटीग्रल पार्ट को ऐसे दिखाया जाता है और फ्रैक्शनल पार्ट को ऐसे दिखाया जाता है। तो अब x के जगह पे सपोज करते हैं इंटीजर हो जाए, तो इंटीजर होगा तो इंटीजर के लिए फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा क्योंकि उसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है। और कोई डेसिमल नंबर होगा तो उसके लिए इंटीजर जो उसके पास वाला होगा, जैसे ये 5.6 है तो ये यहाँ पे 5 हो जाएगा और ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.6 हो जाएगा। इसको देखने के लिए पॉजिटिव नंबर में तो दिक्कत नहीं आती है, निगेटिव नंबर में किस तरीके से सोचा जाता है। जैसे किसी ने बोल दिया कि हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2 निकाल करके बताना है या 2.4 निकाल के 2.4 का फ्रैक्शनल पार्ट निकाल के बताना है, तो इसमें जस्ट पहले वाला इंटीजर लिखा जाता है, जस्ट उस पॉइंट के पहले वाला इंटीजर। तो जैसे इसमें 5.6 था तो इसके जस्ट पहले कौन सा था, 5 था, तो 5 हमने लिख दिया। मतलब कि 5.6 का इंटीग्रल पार्ट पूछा जाए तो ये 5 हो जाएगा। बट अब हम लोग नेगेटिव नंबर की बात करते हैं तो जस्ट इसके पहले वाले इंटीजर को लिखा जाता है। इसको हम लोग पहले नंबर लाइन पे देखते हैं। तो नंबर लाइन पे यहाँ पे हो जाएगा ये -2 होगा और यहाँ पे -3 होगा और यहाँ पे -1। तो इसको देखते हैं -2.4, मतलब ये इसके आसपास होगा, यहाँ पे -2.4 यहाँ पे होगा। हमें देखना है जस्ट इसके पहले वाले इंटीजर, तो इस पॉइंट के पहले वाला इंटीजर तो इसमें -3 है तो इसकी वैल्यू -3 हो जाएगी। तो इसको इस पॉइंट से हम लोग नंबर लाइन से इजीली समझ सकते हैं। इसमें क्या कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों को कि इस माइनस करते के साथ ये -3 हो जाता है, जब प्लस में रखते हैं तो वही के वही नंबर आता है। तो ये क्यों आता है, क्योंकि इसके जस्ट पहले वाले इंटीजर की बात करते हैं हम लोग, और तो इसके जस्ट पहले कौन सा इंटीजर है, 2.4 के जस्ट पहले -3 है। ये तो -2 तो जस्ट बाद वाला हो गया इंटीजर, तो हमें जस्ट पहले वाला इंटीजर देखना होता है। यही चीज़ हमें पॉजिटिव नंबर में भी देखना होता है, बट पॉजिटिव नंबर में हमें इजीली दिख जाता है, बट निगेटिव नंबर में हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि किस तरीके से ये -3 होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे -3.3 लिखा हुआ है, इसको क्या लिखेंगे, तो अब 3 के पहले वाला इंटीजर, -3 के पहले वाला इंटीजर -4 होगा, तो इसमें ये इसकी वैल्यू -4 हो जाएगी। ये समझना ज़रूरी था। तो इतना हम लोगों ने समझा, और इसके बाद में इतना ग्राफ काफ़ी है अभी के लिए, और जैसे जैसे ग्राफ यूज़ होते जाएगा आगे हम लोग देखते जाएंगे, सभी ग्राफ का एनालिसिस करते जाएंगे। अब इसमें देखते हैं हम लोग, हमें दो फंक्शन गिवन होगा, एक f(x) एक g(x), और बोलेगा कि यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, मतलब हमें दोनों फंक्शन को ऐड कर दें तो क्या कौन सा फंक्शन फॉर्म होगा, या दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो भी कौन सा बनेगा, मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड कर दे। तो हम लोग तीनों देखते हैं, चारों देखते हैं कि सबसे पहले f(x) + g(x) करना होगा। तो इसमें तो ईजिली हम लोग इधर x² है और इधर ये 2x है +3 है, तो इसको हम लोग ईजिली लिख सकते हैं। अब इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं माइनस वाला कैसे करेंगे, तो f(x) - g(x), तो माइनस करना होगा तो ये x² - 2x + 3 हो जाएगा। फिर हमें इसको
मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और ये 2x + 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे फाइनली फंक्शन क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 2x³ + 3x²। यहाँ पे डिवाइड हो जाए तो f(x)/gx हो जाए। इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखना होता है कि कभी भी नीचे वाला जीरो नहीं हो सकता है। जैसे ये हो जाएगा यहाँ पे x² / 2x + 3। अब ये 2x + 3 कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव नहीं होने का मतलब जैसे 2x + 3 = पहले जीरो वाला पॉइंट वो निकाल लेते हैं, नोडल पॉइंट निकाल लेते हैं, तो x = -3/2 आ जाएगा। तो यानी ये चीज़ हमें यहाँ पे लिखना होगा कि x ≠ -3/2। ये चीज़ यहाँ पे लिखना होगा फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। तो f(x) गिवन हो, g(x) गिवन हो, तो हम लोग ऐसे करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। y = -mod(x) का डोमेन पूछा जाए तो इसका हम लोग बता सकते हैं। हमने देखा था कि mod(x) का जो ग्राफ हुआ था वो ऐसे ग्राफ था। अब इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो नीचे की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका रेंज की बात करेंगे तो -∞ से लेकर के रेंज इसका हो जाएगा -∞ से लेकर के 0 तक। 0 को इसमें शामिल कर सकते हैं। और y = √9 - x²। इसका हमें रेंज फाइंड आउट करना है। तो इसका रेंज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ समझना होगा कि ये x² ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। और इसके बाद हम लोग इसमें माइनस करने वाले हैं, तो उसको समझने के लिए जैसे 2 > 1 है। अब दोनों तरफ माइनस जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 और -1, अब कौन ग्रेटर हो जाता है, -1 ग्रेटर हो गया। यानी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो इस चीज़ को हम लोग अभी इसके बाद जो चैप्टर आएगा लीनियर इनइक्वालिटीज़ उसमें देखेंगे। इसमें करते हैं माइनस करते हैं तो -x² ऑलवेज लेस देन 0 होगा। अब इसमें 9 दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 9 ऐड कर दिया और इधर भी 9 ऐड कर दिया। और इसका रूट ले लेते हैं दोनों तरफ। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा √x² लेस देन इक्वल टू √9। यहाँ पे यही तो हमारा y था, तो y की वैल्यू हमने निकाल लिया कि y लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो यानी 3 से लेस हो जाएगा। तो ये फंक्शन की। अब इसका डोमेन हमें फाइंड आउट करना है। इस वाले क्वेश्चन में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो नीचे में जो 0 हमें देखा था कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो पहले 0 करके हम लोग उस पॉइंट को, नोडल पॉइंट को निकाल लेते हैं। तो x² - 5x + 4 = 0 यहाँ पे करेंगे। तो ये x² और इसको हम लोग कर सकते हैं -4x - x + 4 = 0। यहाँ से आ जाएगा x कॉमन, x - 4 यहाँ पे -1 कॉमन, तो x - 4 = 0। यहाँ से x - 4 और यहाँ से x - 1, यानी यहाँ से x की वैल्यू एक 4 आ गई और एक x की वैल्यू 1 आ गई। तो यानी 1 और 4 को हमने हटा देना होगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑल रियल वैल्यू होगा, बट इसमें से हमें माइनस कर देना होगा 1 को और 4 को। यानी x की वैल्यू 1 और 4 रखेंगे तो ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए उसके वो डोमेन में नहीं होगा।